तो हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पार्टनरशिप। और जब पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर 5 चैप्टर्स में ये बुक आपकी डिवाइड है। कौन कौन से हैं वो 5 चैप्टर्स? सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर उसके बाद में चेंज इन PSR एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को जाने इससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप पार्टनरशिप को जान लें। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मोस्टली MCQ जो बनेंगे वो कुछ एक MCQ इस चैप्टर पर बेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा थ्योरी पोर्शन जो है वो यही चैप्टर है। फंडामेंटल्स नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब पूरी फॉर्मेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टनरशिप का वो यहीं पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ अगर आपको सीखना, समझना, जानना है पार्टनरशिप के बारे में, तो आपको यहीं फंडामेंटल्स को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या कोई इसके लिए लीगल एक्ट है, तो हाँ है, जिसका नाम है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कैसे पार्टनरशिप एक्ट करेगी। फिर क्या है पार्टनरशिप, इस बात की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? तो अगर डेफिनेशन की आप बात करेंगे तो वो है एक्ट के सेक्शन 4 में। क्या कहा गया पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स हु आर एग्रीड फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब ये कुछ लोग जो आपस में मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाया गया किसी को, कोई भी इंडिविजुअल्स जो अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन अब मिल करके साथ में काम करना चाहते हैं। क्यों साथ में मिलना चाहते हैं? तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी हुई है, सोल ट्रेडिंग पढ़ी हुई है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति सारे काम करता है, मैनेजमेंट खुद ही करता है, खुद ही पूरा प्रॉफिट लेता है और खुद ही पूरा रिस्क लेता है। लेकिन जब एक किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या हैं वो प्रॉब्लम्स? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हो जाता है। आपकी कैपेबिलिटी जितनी है बस उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बिजनेस में अपॉर्चुनिटी तो कोई लिमिट है नहीं, अब अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ले नहीं पाओगे। तो पहला लैक ऑफ कैपिटल होता है। दूसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी कम होती है। एक व्यक्ति कितना ही रिस्क ले सकता है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है कि बस उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर हाँ 4, 6, 10 लोग मिलकर के काम करें तो फिर रिस्क लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो बस ये वो रीज़न है जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटर से शिफ्ट होकर के आप पार्टनरशिप की ओर आते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? तो कम से कम 2 होते हैं, मिनिमम कितने? 2 होते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 50 होते हैं। ये कहाँ 50 जो नंबर है ये कहाँ पे दिया गया है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर कोई बात नहीं की गई। फिर कहाँ है? तो पार्टनरशिप में नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन नंबर्स को कहाँ तक बढ़ा सकती है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 100 नंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंक्रीज कर सकती है। खैर ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंट बड़ा हो गया। आपको याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी कि यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप का स्टार्टिंग ही एग्रीमेंट से होता है, जहाँ पर सहमति होती है, लोग मिल करके काम करने के इच्छुक होते हैं। तो जहाँ पर कुछ लोग मिलकर के साथ में काम करना शुरू करते हैं, जैसे सपोज दैट ABCD ये 4 लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे थे अपना, अब ये चारों मिलकर के एक फर्म बनाते हैं और उसमें साथ में मिलकर के काम करते हैं। जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो चारों आपस में डिवाइड करते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गई। अच्छा, तो क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं? जी नहीं,
रजिस्ट्रेशन कराना वॉलंटरी होता है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं और चाहें तो ना कराएं। लेकिन जब भी कुछ लोग मिलकर के पार्टनरशिप के तौर पे काम करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए। क्यों? अगर कोई फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो उसे कुछ राइट्स नहीं होते हैं। क्या क्या राइट्स नहीं होते? कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्लेम नहीं कर सकता किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई भी पार्टनर फर्म को क्लेम नहीं कर सकता किसी भी कार्य को करने के लिए। किसी भी कार्य का मतलब है, सपोज दैट फर्म ने लोन लिया किसी पार्टनर से, अब वो इंटरेस्ट लोन पर नहीं पे कर रही है, तो लोन पार्टनर का राइट है कि अगर उसने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। लेकिन फर्म पे नहीं कर रही है, फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो इस कंडीशन में पार्टनर फर्म पे क्लेम नहीं कर पाएगा कि इसने मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं किया है। किसी ने तुमसे उधार में कुछ परचेज कर लिया, तुम्हारे कस्टमर ने, अब वो तुमको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो तुम उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है पार्टनर कैन नॉट पास अ सूट ऑन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पे आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी वाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को ये राइट हमेशा रहेगा कि वो फर्म के ऊपर क्लेम कर सकती है और पार्टनर्स पर इंडिविजुअली क्लेम कर सकती है। तो मतलब तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कहीं से नहीं है। तो इसका मतलब है जब तुम रजिस्ट्रेशन में चले जाते हो, रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो तुम्हें भी ये राइट मिल जाते हैं। तुम अगर पार्टनर के साथ तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो नहीं पूरा कर रहा है तो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और फिर ये इन्फोर्स बाय लॉ हो जाएगा, लॉ के द्वारा तुम उससे पूरा करा सकते हो। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है, लेकिन मोस्टली पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ही होती हैं, रजिस्ट्रेशन के तौर पे ही चलाई जाती हैं। अब हम लोगों ने डिफिनेशन में एक बात करी थी विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना, एमसीक्यू इससे रिलेटेड बहुत आता है। पार्टनरशिप में जब कभी लायबिलिटी की बात हो तो पार्टनरशिप मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज दैट ABCD पार्टनर हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया मार्केट से। अब उसके बाद में बिजनेस चला गया लॉस में और वो उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए पहले फर्म की एसेट्स बेच दी जाएंगी। अब फर्म की सारी एसेट्स बेची गई तो वो 6, 7, 8 लाख रुपए में, मान लो 8 लाख रुपए में बिकी, 2 लाख रुपए और रह गया, तो फिर वो 2 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए ABCD की पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा। जो ABCD के नाम से थी, फर्म के नाम से नहीं थी, वो एसेट्स को बेच करके उन क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा। जहां पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है बस वहीं होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब तुम्हारी लायबिलिटी बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, कितनी भी लायबिलिटी तुम्हारी हो सकती है। तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? हमेशा अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पर जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ फर्म और पार्टनरशिप दोनों एक ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक रिलेशन पूछा जाता है कि पार्टनर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, तो इनका रिलेशन होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। मतलब हर एक पार्टनर ओनर है और हर एक पार्टनर एजेंट है। हर एक पार्टनर के ओनर होने का मतलब क्या है कि जब भी जितने भी सपोज दैट 10 पार्टनर हैं तो वो 10 को राइट है कि वो पार्टनरशिप को कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10 नहीं चाहते हैं तो वो 10 मिलकर के किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सारे डिसीजन वही लेगा। अब डिसीजन कोई एक ले रहा है लेकिन वो अप्लाई सभी के ऊपर होगा। इन केस ऑफ लॉस कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये डिसीजन तो हमने नहीं लिया था, मिस्टर ए ने लिया था इसलिए वही पेमेंट करेंगे, नहीं, सभी को मिलकर के पेमेंट करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही ना? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब बात आती है कि ये जितनी भी बातें हमने अभी करी इनको कहीं लिखा भी जाएगा या फिर ऐसे ही ओरल होंगी? तो ओरल भी हो सकती हैं और लिखा भी जा सकता है। अगेन फिर वॉलंटरी है, हाँ वॉलंटरी है। लिख लोगे तो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा? देखो, ये तुम पार्टनरशिप के लिए कुछ लिखने के लिए जा रहे हो। किसको लिखने के लिए जा रहे हो? पार्टनरशिप को लिखने के लिए जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्या बातें लिखी जाती हैं डीड में? सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, पार्टनर को के राइट्स क्या हैं, पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो बेसिकली तुम्हारे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम को टारगेट करके चलो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए डीड से रिलेटेड? देखो, पार्टनरशिप में डीड अभी हमने बात करी कि ये वॉलंटरी है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर डीड है
विद डीड बात करें हम लोग और विदाउट डीड बात करें तो क्या होगा। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है और नहीं है तो जो अब लिखने जा रहे हैं इनको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में बात मेंशन है तो मिलेगा और मेंशन नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। मतलब डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन, अगर डीड है और वहां पर ये मेंशन है कि पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो लिखोगे और अदरवाइज नहीं लिखोगे। नंबर 3, पार्टनर्स सैलरी। डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। नंबर 4, कमीशन। डीड में लिखा तो मिलेगा, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्या, पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को तो फिर डीड में अगर लिखा है तब तो मिलेगा ही। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा तब तो मिलेगा ही, और डीड नहीं लिखा है तो भी 6% पर एनम का अलाउड होगा ही होगा। याद रखना ये बात, कितना, 6%, और कैसे, पर एनम अलाउड ही होगा। किसी भी कंडीशन में इसको डिनायल नहीं करेंगे, ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगा। और अगर डीड है तो परसेंटेज तो फिर यहां लिखा ही होगा। अब बात करें पीएसआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड है तो यहां पर कैसा होगा, अगर डीड है तो फिर इसका मतलब है कि यहां पर तुमने कोई एग्रीमेंट किया होगा तो पीएसआर कैसा होगा, एग्रीड होगा। और अगर डीड नहीं है तो फिर कैसा होगा, तो इसका मतलब है बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, इक्वल होगा। एबीसी 3 पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। और यहाँ पे तो डीड में लिखा होगा 2:1 है या 3:1 है, ऐसा करके कुछ। अच्छा, बात आती है कि ये फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगाएंगे, क्यों देंगे, पार्टनर्स को सैलरी क्यों देंगे, पार्टनर्स को कमीशन क्यों देंगे, क्यों आती हैं ऐसी बातें। देखो, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। सपोज दैट ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों ने 3-3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। कितनी कैपिटल लगाई, 3-3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। और इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या है, 3:1। तो कैपिटल सभी ने बराबर लगाई है, लेकिन प्रॉफिट अगर 6,000 का होगा तो इसको 3 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। तो ये सी ये नहीं कहेगा कि 3 लाख की कैपिटल लगा करके 1,000 का प्रॉफिट हम क्यों लें। ये भी 3 लाख रुपए लगा रहा है, ये 3,000 का प्रॉफिट, और मैं 3 लाख लगा के 1,000 का प्रॉफिट, ये तो नहीं बनेगा। प्रॉब्लम है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि ये कैपिटल ना सभी लोग अलग अलग लगाते हैं। ये ए ना कैपिटल 3 लाख लगाता है, ये 2 लाख लगाता है, और ये 1 लाख लगाता है। लेकिन जो PSR है, ये ना होकर के 1:1:1 है, PSR बराबर है। ये 2 रीज़न होते हैं। पार्टनर्स ने कैपिटल बराबर बराबर लगाई है लेकिन उनका PSR डिफरेंट है, और पार्टनर्स ने कैपिटल डिफरेंट लगाई है लेकिन PSR इक्वल है। अब इन दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर्स ना डिस्प्यूट हो सकता है आपस में कि जब मैंने कैपिटल बराबर लगाई तो PSR भी बराबर होना चाहिए, या कैपिटल हमारी इक्वल नहीं है तो PSR भी इक्वल नहीं होना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। बस यहीं पर बात आ जाती है। फर्म क्या बोलती है, आपने कैपिटल अलग अलग लगाई है, PSR इक्वल है, तो सभी लोग अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट ले लो, बात बराबर हो गई। अब जो पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल हमने ज़्यादा लगाई थी तो हमको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तुमने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट ले जाओ। बात क्लियर। ऐसे ही पार्टनर की सैलरी, पार्टनर 4 तरीके के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, है ना। तो फिर अब जो स्लीपिंग पार्टनर है वो कहे कि प्रॉफिट मैं भी बराबर लूंगा, तो एक्टिव पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं होगी कि काम मैं करूं और प्रॉफिट तुम बराबर लोगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर यहां पर डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल ही बटेगा। तो फिर फर्म क्या कहती कि तुमने ज्यादा मेहनत करी है, तुम एक्टिव पार्टनर हो तो फिर अपनी सैलरी ले लो। बात बराबर, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही
कोई पार्टनर बहुत एक्टिव है, सेल में बहुत एक्टिव है, वो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो फिर क्या फर्म बोलती है, तुम कमीशन ले लो। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो डिस्प्यूट को हटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये सारे पॉइंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ओके। और लोन दिया तो भाई कैपिटल लगाया था मैंने पार्टनर बनने के लिए, लोन देने का मेरा कोई प्रॉमिस नहीं था, मैंने लोन दिया है तो इस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 पार्टनर है, 3 में से 2 की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, वो लोग फर्म में जब प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को ही घर लेके जाते हैं। एक ऐसा है उसको बाई चांस कोई कैजुअलिटी हो गई और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो बिजनेस में है पैसा, वो वहाँ से निकाल के लेके चला गया। अब अगर वो निकाल के ले गया, 2 लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो बोल सकते हैं ना कि तुम क्यों लेके गए पैसा, हो सकती है प्रॉब्लम। तो फिर क्या, भैया हम पैसा लेके गए थे तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी, जब डीड है तब। डीड नहीं है तो ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा। पीएसआर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा मिलेगा। बात क्लियर है? ओके। अच्छा ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि जब हम इन सारी चीज़ों को मोस्टली इन 4 पॉइंट को लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे? इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आएगा कहाँ से? प्रॉफिट से आएगा। तो कैसे उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसको कैसे हम शो करेंगे? तो ये जो प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इसको लिखने की जो अकाउंटिंग है उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड ही क्वेश्चन मोस्टली आता है। ओके। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो क्या क्या अकाउंटिंग की टर्म्स आपको समझनी है? सबसे पहले समझना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद में समझना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में समझना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और उसके बाद में देखना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इतने पॉइंट्स आपको समझने हैं। कौन से? 5। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इतने पार्ट्स में तुम्हारा फंडामेंटल जो है वो डिवाइडेड है। अब सबसे पहले देख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना, डिवाइड करना, शेयरिंग करना, बांट देना। किसको बांट देना? आपने बनाया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्या बताया था आपको कि तुम्हारे पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना है। क्या? नेट प्रॉफिट कितना है, तुमने कितना प्रॉफिट कमाया सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके। अब जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से पार्टनर्स को उनका शेयर देना है। कौन सा शेयर देना है? तो फिर इसका फॉर्मेट बना लोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सारी एंट्री भी अभी यहीं पर याद करवा दूंगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिख लेना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहां जो भी प्रॉफिट आया है तुम्हारे पास उसको यहां पर लिख लोगे। ओके। अब यहां पर एक और चीज समझनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
विल प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सबसे पहले बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपल्सरी प्रिपेयर किया ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल और केवल प्रॉफिट की कंडीशन में प्रिपेयर किया जाएगा। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हो वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितने भी डेबिट साइड में वैल्यूज लिखोगे वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स के बीच में। ओके, क्लियर है ना? तो चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। अब उसके बाद में डेबिट साइड में क्या मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ के आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, है ना। टू पार्टनर्स सैलरी, यहाँ सैलरी लिखते हैं सीधा, टू सैलरी किसको, जरूरी नहीं है जिस पार्टनर का नाम होगा, सपोज दैट बी को सैलरी मिल रही है तो बी इज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी, तो यहां पर लिखोगे केवल टू बी सैलरी अकाउंट। ओके, टू कमीशन, कमीशन लिख लेना है। ओके, टू रिजर्व, जो अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो लिख लेना है। और इसके बाद में अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया हुआ है तो यहां पर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां लिख लेना है। उसके बाद में अगर प्रॉफिट बच रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब सपोज दैट कि तुम्हारे पास में क्या हुआ, तुमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और वहां पर प्रॉफिट आ गया है कितना, 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर का अलग अलग लिखा जाता है। सपोज दैट ए का पार्टनर ए को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी तीनों को मिला करके हम मान ले रहे हैं कि 20,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया। सैलरी केवल बी को मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, इसको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। कमीशन में 10,000 रुपए जा रहे हैं, यहाँ चले गए। रिजर्व में 2 कंडीशन से रिजर्व बताता है, कभी कभी कहता है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे विल ट्रांसफर इन रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट, ओके, या 10% ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, 10% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी लिखा है, इसका मतलब कि इसका 10% जा रहा है। और कभी कभी क्या बोलते हैं, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे विल ट्रांसफर इन प्रॉफिट इन रिजर्व अकाउंट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यहां पहले टोटल कर लो, उसमें से जितना यहां टोटल हो चुका है उसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो सपोज दैट पार्टनर्स ने डिसाइड क्या किया है कि इसका वो 10% ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर सीधा लिख दोगे 10,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करेंगे, तो देखो यहां हो रहा है 1,10,000 और यहां का अभी तक का टोटल हो चुका है 50,000। 1,10,000 से 50 माइनस करोगे कितना बचेगा, 60,000, 60,000 बचेगा, और इसका 10% 6,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट का 10% कह रहा है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कह रहा है। अगर प्रॉफिट का बोला तो फिर इस वैल्यू का 10% ले लो, लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट का बोला तो यहाँ क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट में रिजर्व से पहले जितना जो कुछ लिख चुके हो वो माइनस कर दो, जो वैल्यू बचेगी उसका 10% यहाँ पे लिखोगे या 5%, जैसा भी बोलेगा वैसा लिखोगे। अब क्या करना है, यहाँ आपको क्रेडिट का टोटल कर लेना है, क्योंकि इस तरह का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, 1,10,000 रुपये, यही यहाँ पे लेके आ गए हैं। यहाँ हमने देखा 20, 20, 40, 20, 60, यहाँ माइनस कर दिया, कितना बच गया, 50,000। 2 पार्टनर हैं, कौन कौन, तो ए, यहाँ ट्रांसफ़र करते टाइम, यहाँ पर ट्रांसफ़र करते टाइम फिर से देखना क्या चीज़, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ ही रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स देयर फिक्स्ड कैपिटल, ओके, क्या पॉइंट, देयर फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ही खत्म होता ना ए बी सी आर पार्टनर्स देयर फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है तो फिर ये वाला ट्रांजेक्शन जो है ना ये पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला तो क्या लिखना है, इज कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिर क्या लिखना है, इज करंट अकाउंट। ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट में भी जा सकता है या फिर करंट अकाउंट में भी जा सकता है। और बी इज
कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी बोल रहा है। तो यहाँ पर 50,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दे रहे हो तो 25,000 इसको मिल गए और 25,000 इसको मिल गए, बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? एप्रोप्रिएशन समझ में आया? ओके, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई सर, लेकिन एक बात बताइए, सपोज दैट कि ए बी दो पार्टनर हैं और दोनों का जो कैपिटल है वो है 5-5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है? तो अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% का, तो 10% अगर हम लोग इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ईयरली तो कितना हुआ जा करके? 1 लाख रुपए, है ना। इसका 10% कितना हुआ? 50,000 और इसका 10% कितना हुआ? 50,000। टोटल कर लें कितना हो रहा है? 1 लाख। लेकिन यहां जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का प्रॉफिट ना हो करके वो प्रॉफिट केवल कितना है? 80,000 का है। तो अब बताइए कि हम लोग 80,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब कभी ऐसा आएगा, ये या तो एमसीक्यू में हो सकता है या फिर कंप्लीट क्वेश्चन में कंडीशन हो सकती है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन में कंडीशन मिली तो ध्यान रखना केवल प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा आपको और कैपिटल मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मिलेगा बस। प्रॉफिट आप देख रहे हो कितना है आपके पास में? 80,000 रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 1 लाख रुपए का बन रहा है 10% के अकॉर्डिंग, यहां पर 10%, ठीक है ना। तो कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए का जा रहा है, ठीक। अब बताओ 80,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हो? क्या लॉस में जा सकते हैं? नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीएल एप्रोप्रिएशन लॉस में जाता ही नहीं है। लॉस अगर है तो पीएल एप्रोप्रिएशन ही नहीं बनेगा। लॉस की कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। फिर इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। किसमें? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। कैपिटल रेशियो क्या है? 1:1। 5 लाख बन रहा है। 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना बनेगा? 5:5। या फिर और इजी कर लो तो कितना बनेगा? 1:1। तो इस कंडीशन में पार्टनर्स को ए और बी को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 40,000 मिलेगा ए को और 40 मिलेगा बी को। ये बात पीएल एप्रोप्रिएशन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए तो फिर जितना आपके पास प्रॉफिट है केवल उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना कैपिटल रेशियो में। किस में? पार्टनर्स में। अच्छा, सपोज दैट इनका कैपिटल 5 लाख और 4 लाख होता तो भी हम इसको तो फिर इसको 5:4 में डिवाइड कर देते। अगर इनका कैपिटल 5 लाख और 3 लाख होता तो इसको 5:3 में डिवाइड कर देते। एकदम बात क्लियर हो रही है? ओके। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इतना समझना है आपको। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। पहला ये वाला कैलकुलेशन समझ के रखना। दूसरा, रिजर्व को ट्रांसफर करते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वो प्रॉफिट का 10% या 5% बोल रहा है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% या 5% बोल रहा है। ओके, चलो। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट रह जाता ना तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट बताना, तो मैं कोशिश करूंगा अगर बताने वाला है तो वहां क्लियर कर दूंगा, नहीं तो मैं उस पर एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। ओके, अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? एक तरफ बोला गया कि इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। दूसरी तरफ क्या बताया गया कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा। पार्टनर्स बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में दोनों में अंतर है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, पीएसआर में चेंज हो पार्टनरशिप फर्म खत्म, लेकिन पार्टनरशिप खत्म, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होती है। ओके, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खत्म नहीं होता है। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जब फिक्स्ड कैपिटल होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस जो है वो फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा बस टाइम टू टाइम। ओके, तो इसका मतलब है कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट
और एक बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो जितना जो कैपिटल का बैलेंस है वो कहां दिखाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। और जो ये सारे बैलेंसेस हैं, ये सारे बैलेंसेस ये कहां जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। क्या ये यहां पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद यहां पर भी जाते हैं? जी हां, बिल्कुल जाते हैं। इन सभी के लिए दो दो एंट्री होती है। जर्नल एंट्री कैसे याद रखेंगे, देखो अकाउंटिंग लेजर का रूल तो याद होगा ना। 4 पॉइंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले रिलेटेड नेम है एंट्री में कि नहीं है, तो भी पोस्टिंग करेंगे या नहीं, फिर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर डेबिट नेम है तो डेबिट पोस्टिंग, क्रेडिट है तो क्रेडिट पोस्टिंग। और तीसरी, अगर नेम जो यूज करेंगे वो अपोजिट यूज करेंगे। तो हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब डेबिट में जितना जो कुछ लिखा है इनके लिए एंट्री क्या हुई है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और जितना ये क्रेडिट में लिखा हुआ है इसके लिए है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये पीएल बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL appropriation account debit to interest on capital, PL appropriation account debit to partner's salary, PL appropriation account debit to commission, PL appropriation account debit to reserve, PL appropriation account debit to partner's capital और partner's current account। ये तो पहली एंट्री हो गई, PL appropriation बन गया। दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो ये सारे बेनिफिट हैं, ये क्या हैं, ये सारे बेनिफिट हैं पार्टनर्स को। मतलब यहां ये पार्टनर्स को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, सैलरी पार्टनर को मिलेगी, कमीशन पार्टनर को मिलेगा, रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बैलेंस तो पार्टनर ले ही जा रहे हैं। तो पार्टनर को कुछ भी देना हो, पार्टनर को कुछ भी देना हो, क्या लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। और पार्टनर से कुछ भी लेना हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा, तो क्या लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। मतलब पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर दोगे तो उससे ले लिया, एडजस्ट कर लिया हमने अमाउंट को, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो उसको मैंने दे दिया, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब इन सब की एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बैलेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री सारी देखो कितनी सारी एंट्री हो गई है ना। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में से 7 दूनी 14 15 एंट्री टोटल हुई। और 15 एंट्री इसी फॉर्मेट से आप इस कंडीशन में याद कर सकते हो। ओके, क्या इधर जितना जो कुछ लिखा है उसके लिए पहली एंट्री में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है और पार्टनर को देते टाइम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इधर के लिए पहली एंट्री के लिए टू पीएल एप्रोप्रिएशन है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हुआ है। तो बस यही करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस, और फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या लिखना, ये सारी चीजें कैपिटल कहां जाएंगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी। इसका मतलब है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल के, हाँ 2 बनेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा। फ्लक्चुएटिंग होगा तो केवल क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें यहीं पे लिखी जाएंगी, हाँ यहीं लिखी जाएंगी। अब यहां पर एक डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है, क्या, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो अनचेंज्ड रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है अगेन फर्म नहीं, पार्टनरशिप। ओके, जब तक पार्टनरशिप रहेगी तब तक क्या रहेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा।
हाँ, अगर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है या कैपिटल का ड्राइंग कर लेता है तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और यहां पर ईयर टू ईयर चेंज होगा, क्योंकि मैं सारी वैल्यू कहां पे लिखने जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए जा रहा हूं। डिफरेंस क्लियर हुआ? ये डिफरेंस है पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। अब इसका फॉर्मेट भी एक बार समझ लेते हैं चल करके कि कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड है, कौन सा? पहला बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो दो अकाउंट बनेंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट तीन पार्टनर, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले लिखना है बाई बैलेंस बी डी, यहां पे लिख देना है। बाई बैलेंस बी डी कहां मिलेगा? बैलेंस शीट ऑलरेडी दी हुई होगी और उसके लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ए बी सी के दिख रहे होंगे, लिख देना बाई बैलेंस बी डी। फिर क्या लिखना है? बाई कैश अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में कैश अकाउंट, हाँ, कोई भी पार्टनर इनमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है ना? ये कब लिखोगे? इफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। ओके, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ये कब? अगर कोई पार्टनर ना विड्रॉल कर रहा है कैपिटल का क्या कर रहा है? विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो यहां पे लिख देना है उसके कैपिटल अकाउंट में। और फिर क्या लिखना है यहां पर? टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस मोस्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ना तो पार्टनर बीच बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और ना ही आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होता है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कभी नहीं होता है जब तक कि क्लियरली मेंशन ना कर दिया जाए। पार्टनर प्रॉफिट का शेयर निकाल के घर पे ले जाके जाएगा, कैपिटल को निकाल के घर पे नहीं ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए, नहीं तो फिर कैपिटल ही चली जाएगी तो बिजनेस कैसे चलेगा। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पर 5 लाख या फिर 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख था, तो यहाँ पर भी बैलेंस अगेन वही आएगा, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ओके, और ये हमेशा तब तक वही चलता रहेगा जब तक कि पार्टनरशिप चलती रहेगी। जब पार्टनरशिप खत्म होगी, मतलब पीएसआर में कभी चेंज होगा, तो ये बैलेंसेस चेंज होंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाओगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, 3 पार्टनर हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। यहां पर भी बाई बैलेंस बी डी। पार्टनर्स के करंट अकाउंट, जब उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी लायबिलिटी साइड में होगा। लायबिलिटी साइड में अगर तुमको दिख रहा है पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस, तो उसको यहां पे लिख देना। एसेट साइड में अगर किसी का बैलेंस दिख रहा हो तो यहां पे लिख देना टू बैलेंस बी डी, इस साइड में लिख देना। ये अगर लायबिलिटी साइड में है तो इधर, और एसेट साइड में है तो इधर। अब क्या याद करो ना, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या क्या लिखे थे, वो सब यहां आएगा। क्या लिखे थे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको भी मिल रहा होगा, बाई सैलरी, जिसको भी मिल रही होगी, बाई कमीशन, जिसको भी मिल रहा होगा, ABC। ओके, उसके बाद में बाई जर्नल रिजर्व, जिसको भी मिल रहा होगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसको भी मतलब ये तो सभी को मिलेगा, जिसको वाली बात नहीं है। ओके, क्लियर? अब क्या करना है? यहाँ का टोटल करना है। इसमें हमेशा इधर का ही टोटल हमें किया जाएगा और इधर का ही टोटल हाई होगा। इसको लेके आना और यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस CD। ओके, बात क्लियर है? हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फिर कहाँ लिखोगे?
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फिर यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद में बैलेंस शीट निकाल देना। बात क्लियर हो गई। तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत केयरफुली पढ़ना, ऊपर कैपिटल क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड, और अगर फिक्स्ड लिखा है तो फिर दो अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल लिखा जाएगा उनके कैपिटल का बैलेंस जो कि रिमेन अनचेंज्ड रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस ईयर टू ईयर चेंज होगा। सारी ही एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में की जाएंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। ओके। अब अगर है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड तो क्या करना है, एक ही अकाउंट बनाना है। कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 2 3 1 2 3 पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। और क्या करना है, बार बार थोड़े याद करना है, इन दोनों को मिलाकर के एक में लिख देना है बस। मतलब ये वाला कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि अब कोई कैपिटल इनकी फिक्स तो है नहीं, तो यहां बाई बैलेंस बी डी तीनों में। उसके बाद ये वाली सारी वैल्यू जो यहां पे लिखी हुई है, ओके, कौन सी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जिसको भी मिले उसका नाम लिखोगे, बाई सैलरी जिसको भी मिलेगी, बाई कमीशन जिसको भी मिलेगा, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन ये सभी को मिलेगा, बाई जर्नल रिजर्व सभी को मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी करेगा, टू बैलेंस सीडी इधर का ही टोटल होगा, और यहां पर इनके बैलेंसेस निकल के आ जाएंगे, और ये ईयर टू ईयर चेंज होते रहेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में बन रहा है तो ईयर टू ईयर बैलेंस चेंज होते रहेंगे, क्योंकि यहां पर सभी कुछ एक ही जगह लिखा जा रहा है, और वो कहां है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है। यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस अनचेंज्ड रहता है, और यहाँ ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। अगर ये अकाउंट बना रहे हैं तो केवल कैपिटल यहाँ लिखी जाती है, एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में की जाती है, लेकिन इस वाले मेथड में सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में की जाती हैं। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ऊपर कैपिटल कैसे लिखी हुई है, अगर फिक्स्ड लिखी है तो इस फॉर्मेट में रहोगे, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इस फॉर्मेट में रहोगे। उम्मीद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो पार्टनर निकाल के अपने घर के यूज के लिए लेके चला गया, वो ड्राइंग है। और जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को। क्यों, क्योंकि जब कैपिटल पे इंटरेस्ट आपने ले लिया है तो ड्राइंग पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो सबसे पहली चीज क्या है, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी तो देखोगे, इफ information of drawing is not given, और दूसरा, when drawing information is given, if का मतलब है यहां पर when कर लो, when information of drawing is not given, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि ए विड्रॉल रुपीज 1 लाख, ए विड्रॉल रुपीज 1 लाख एज अ ड्राइंग। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, कैसे कैलकुलेशन करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि ए ने कितना विड्रॉल कर लिया, 1 लाख का विड्रॉल कर लिया, परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज दैट 10% का दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, अप्रैल को किया, मई में किया, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या करोगे, एवरेज डेट को फॉलो करोगे, 6/12।
मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो क्या करोगे, 6/12 करोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। कैसे कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। सॉल्व कर लो, कितना हुआ, इज इक्वल टू 5000। बी विड्रॉल रुपीज 50,000, बी विड्रॉल रुपीज 50,000, क्या 50,000 रेट 10% गिवन होगी, ये 10% हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन रहेगी, गिवन होगी तभी चार्ज करोगे, गिवन नहीं है तो फिर चार्ज ही नहीं करोगे, क्योंकि मान लोगे कि डीड में नहीं है। और इन्होंने कर लिया है, हाँ 6/12 तो फिक्स है एकदम, 6/12 एकदम फिक्स है। 6×6=12, कितना हो गया, एक जीरो ज़्यादा कट गया है, 2500 हो गया। बात क्लियर है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तो ये सीधा सा फंडा हो गया, क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन कैसे दे दी जाएगी, तो कभी कभी ना वो बोल देगा कि मंथली कर रहे हैं, मंथली ड्राइंग हो रही है, या फिर इससे पहले एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। जब कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ, सपोज दैट मार्च अप्रैल मई जून, कोई भी डेट दी गई है, मतलब डेट क्वेश्चन में दे दी रही है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हमेशा टाइम को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। किसको लेकर के कंफ्यूजन है, इस वाली डेट को लेकर के कंफ्यूजन रहेगा, और बाकी तो चीजें सेम रहेंगी, ये थोड़े चेंज होंगी, टाइम वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, कैसे, अब देखो क्या होगा, कभी बोलेगा कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, कभी हो सकता बोल दे कि वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, और कभी हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है, 3 कंडीशन में। अब मंथली में भी क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ द, किसमें, मंथ में, फर्स्ट डे ऑफ द, यहां पर मंथ क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली, मंथ क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली, कुछ भी हो। फॉर्मूला सिंपल सा बताता हूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहली बात, कहां से स्टार्ट करना, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना और 31 मार्च में जाना, यही है आपका वो अकाउंटिंग पीरियड जिसमें आपको ये पूरी कैलकुलेशन टाइम की करनी है। सपोज दैट उसने क्या किया, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विड्रॉल कर लिया, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जब विड्रॉल कर लिया, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ का मतलब है 1 अप्रैल को, तो टाइम कितना बचा पड़ा हुआ है अभी, पूरे 12 महीने। लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब करेगा, 1 मार्च को करेगा, क्योंकि वो महीने की पहली तारीख को ही विड्रॉल कर लेता है ना। तो फिर लास्ट कब करेगा, 1 मार्च को करेगा। 1 मार्च के बाद टाइम कितना अभी लेफ्ट है, 1 मंथ का, तो 12 + 1/2, 12 1 13, 6.5 यूज करोगे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, 6.5/12। ओके, अच्छा अगर क्वार्टरली, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, यहां पे देखो MQH, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ईयर में, तीन महीने के 4 क्वार्टर हो जाएंगे, है ना। कौन सा, पहला 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, अप्रैल मई जून, 30 जून तक। और लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ना 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और जाएगा 31 मार्च तक। ये कब कर ले रहा है विड्रॉल, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर। तो पहला विड्रॉल तो इसने 1 अप्रैल को ही कर लिया, टाइम कितना बचा पड़ा, 12 महीने का,
लास्ट विड्रॉल कब किया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद अभी टाइम कितने मंथ का बाकी पड़ा? 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। तो 12 और 3 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 7.5 मंथ्स। अब क्या यूज करोगे? 7.5 अपॉन 12। फर्स्ट डे ऑफ द हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की 2 डेट क्या होंगी? तो देखो, एक हाफ ईयरली अब 1 अप्रैल से जाकर के ना 30 सितंबर को खत्म होगी, और एक अक्टूबर से चलेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 31 मार्च को खत्म होगी। ये क्या कर रहा है? फर्स्ट डे ऑफ द हाफ ईयरली। तो पहला ड्राइंग कब कर लेगा? 1 अप्रैल को। अभी टाइम कितना बाकी पड़ा? 12 महीने। फिर उसके बाद में लास्ट विड्रॉल कब करेगा जा करके? लास्ट विड्रॉल फर्स्ट डे को कर लेता है ना, तो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, वहां पे जाके लास्ट विड्रॉल कर लेगा। टाइम कितना बाकी पड़ा? 6 महीने का। ओके, डिवाइडेड बाय 2 कितना यूज करोगे? 9 मंथ यूज करोगे। बात क्लियर हो रही है ना? टाइम समझ पा रहे हो? ठीक है। अब क्या कर रहा है? मिड ऑफ द क्वार्टर, नहीं मंथ, क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली, मिड। अब मिड में देखो, जब मंथली की बात आएगी तो पहला ड्राइंग कब करेगा? अप्रैल की 15 तारीख को। 15 दिन निपट गए, अभी कितने दिन बाकी हैं? 11.5 महीने, है ना। 12 महीने में से 15 दिन बाद इसने ड्राइंग कर लिया, मिड ऑफ द मंथ कर रहा है। तो 15 अप्रैल को जब इसने ड्राइंग किया तो अभी कितना बाकी पड़ा हुआ है? अप्रैल का आधा और 11 महीने पूरे, मतलब 11.5 महीने भी बाकी हैं। फिर मार्च के मिड में जाके 15 मार्च को विड्रॉल करेगा, कितने दिन बाकी? आधा महीना बाकी है। तो इसका मतलब है कि लास्ट विड्रॉल के बाद कितना? 1.5 मंथ। 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6 मंथ यूज करेंगे। मिड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर का मतलब है पहली तिमाही के बीच में जाकर के करेगा। अप्रैल, और अप्रैल के बाद आता मई, 15 मई को करेगा। 15 मई को करेगा तो 10.5 महीने भी पीछे बाकी पड़े हैं। 15 मई के बाद अभी 1.5 महीना तो हुआ, तो 10.5 अभी बाकी पड़े हैं। फिर लास्ट में जाएगा तो मिड ऑफ द मार्च, फरवरी के बीच में ये करेगा, 14 फरवरी के आसपास। तो 14-15 फरवरी में जब करेगा तो आधी फरवरी और पूरा मार्च कितना हो गया? अगेन 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यहां कितना आएगा? 6 आएगा। मिड ऑफ द हाफ ईयरली, हाफ ईयरली अप्रैल मई जून, पहला विड्रॉल करेगा 1 जुलाई को, तो जुलाई से 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है? 9 महीने। और उसके बाद में फिर ये कब करेगा जाकर के? 31, मिड ऑफ द सेकेंड हाफ ईयरली, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी को कर लेगा, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उधर बाकी पड़े हैं, तो 9 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6। ओके, बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो, मिड की बात आए हर कंडीशन में 6 ही आता है, मिड की बात आए हर कंडीशन में 6 आता है। अब क्या हो रहा है? लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली। लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ और इसने 30 अप्रैल को जाकर के ड्राइंग करी। तो जब पहली ड्राइंग इसने करी है तो टाइम कितना रह गया बाकी? 11 महीने का। प्लस लास्ट विड्रॉल कब करेगा? लास्ट डे को कर रहा है ना, तो 31 मार्च को करेगा। टाइम कितना रह गया? 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ्स। लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, पहला ड्राइंग कब करेगा? अप्रैल मई जून, है ना। 30 जून को, टाइम कितना बाकी रह गया? 9 महीने का। और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर ये हो जाएगा 31 मार्च, अगेन 0, कितना? 4.5 मंथ्स। लास्ट डे ऑफ द हाफ ईयरली, अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो 30 सितंबर को पहला ड्राइंग करेगा। टाइम कितना बचेगा? 6 मंथ का। और फिर 31 मार्च को जाकर के ड्राइंग करेगा तो वहां पर 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 3 मंथ्स। ये बात याद रखना, यहां से रिलेटेड एमसीक्यू आए या फिर क्वेश्चन में कोई कंडीशन डाले, लेकिन जरूर पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है? सपोज दैट कह रहा है ए विड्रॉल 10,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। क्या बोल रहा है? ए ने ड्राइंग किया कितना? 10,000 पर मंथ। तो पहले तो इसको 12 से मल्टीप्लाई दो, 1,20,000 रुपये उसने ड्राइंग कर ली। टोटल ड्राइंग हो गई, इनटू रेट 10% कहा तो कर लिया।
फिर क्या कह रहा है कि वो फर्स्ट डे को कर रहा है, तो टाइम कितना चार्ज करोगे, 6.5/12। ओके, क्लियर। तो यहां पर 2 0 गए, ये गया ये, और इसको क्रॉस करेंगे तो 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 6500। बी विड्रॉल 20,000 मिड ऑफ द ईच क्वार्टर, मिड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो क्या कर रहा है, बी विड्रॉल 20,000 मिड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो 4 ही क्वार्टर तो होते हैं साल भर में, 4 ही बार तो विड्रॉल करेगा, इंटू 4, 80,000 का तो उसने विड्रॉल कर लिया, इंटू 10/100। और मिड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो कितना लगता है, 6। 6 दूनी 12, कितना आएगा, 4,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सी विड्रॉल 40,000 इंड ऑफ द ईच हाफ ईयरली, 6 विड्रॉल 40,000 इंड ऑफ द ईच हाफ ईयरली। तो भाई साल भर में 2 ही तो हाफ ईयरली होंगी, तो 40,000 का विड्रॉल कर रहा है तो पहले 40,000 इंटू 2 = 80,000 करो, इंटू रेट 10% का दिया हुआ है वो ले लो। इंड ऑफ द ईच क्वार्टर की बात करेगा तो कितना चार्ज करते हैं, इंड ऑफ द ईच हाफ ईयरली 3। 3 × 3 3 × 12 और 4 दूनी 8, 2000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन में एक सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड भी है, उस पर जाकर के कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आज तक तो आया नहीं है, तो उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस कंडीशन पर बेस्ड आया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया तो इस टाइप की कैलकुलेशन देगा जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। तो तुम्हें याद रखना क्या करना है, टाइम में कुछ ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, 6/12 करना है। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको 1 by 1 चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 शॉर्ट समझने की ज़रूरत है, एक बार में रिवीजन हो जाए। तो टारगेट यही है कि चीज़ें शॉर्ट में मिलें और अच्छे से रिवीजन हो जाए केवल। तो इनको याद रखना, जब भी फर्स्ट डे की बात होती है तो पॉइंट में वैल्यू आती है, मिड की वैल्यू आती है। जब मिड की बात आती है तो हर जगह 6 ही आएगा। जब लास्ट डे की बात आती है तो 0.5, 0.5, 4.5 और 3 का डिफरेंस रहेगा, 0.5 का डिफरेंस हर में सभी में रहता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। टॉपिक बचे हुए हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आपने 11th में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा ना जिसका क्या नाम था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब गलतियां हो सकती हैं, अगर गलती हो ही गई तो उसको कैसे सही करेंगे। तो पिछले साल एडजस्टमेंट हो चुकी है, जैसा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो हो चुका है। मैंने क्या किया, कोई भी वैल्यू थी ऐसी जो किसी को मिलनी थी, किसी पार्टनर को नहीं दिया बाई चांस, अब उसको एडजस्ट कैसे किया जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, 2 तरीके से इसका एडजस्टमेंट होता है। कभी आपसे बोलेगा पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर क्या बोलेगा, पास सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब इस पर आए हैं, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या करते हैं, यहां पर जब हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी होगी तो हमें कॉलम बना लेंगे। क्या कॉलम बनाएंगे, ये सपोज दैट 2 पार्टनर हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लिया। पर्टिकुलर्स ये ए हो गए, ये बी हो गए और ये टोटल हो गया। आपका मन कर रहा हो 3 पार्टनर होने हैं तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है, पार्टनर सैलरी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, पार्टनर्स कमीशन पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है, रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करते हैं।
इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो 2 वैल्यू के साथ आएगा, लेकिन हम इन सारी कंडीशन को समझते हैं। क्या हुआ, क्वेश्चन में उसने बता दिया कि लास्ट ईयर में ना 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था जिसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है, लेकिन ओमिशन हो गई है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था वो नहीं किया। क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इसका ओमिशन हो गया है, कितना, एट द रेट 10%। ए का कैपिटल था, ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 4 लाख, तो इसका मतलब 50,000 रुपये इसको मिलना चाहिए था, 40,000 इसको मिलना चाहिए था, और ये दोनों अमाउंट क्रेडिट होने चाहिए थे। कितना होना चाहिए था, 90,000। फिर बी को सैलरी मिलनी थी, बी इज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 फॉर अ ईयर। बीज सैलरी ये क्रेडिट होनी चाहिए थी, कितनी, 40,000 इसको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। ए इज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन, कमीशन ऑफ ए, ये क्रेडिट होना चाहिए था, कितना, 20,000 रुपये ए के कॉलम में, नहीं हुआ, भूल गए। अच्छा, इसमें हो सकता है ए इज इंटाइटल्ड फॉर एनुअल कमीशन ऑफ ₹20,000, लेकिन उसके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया गया, ओनली 10,000, ओके, बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट फ्रॉम ₹10,000 ओनली, केवल 10,000 रुपये से उसके अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो यहाँ कितना लिखोगे, 10,000 लिखोगे। कंप्लीट ओमिशन है तो टोटल अमाउंट, पार्सली ओमिशन है तो जितना है उतना लिख लेना है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कंडीशन जोड़ दे, तो मैं तुमको सारी बता के चलता हूं। मान लो केवल सारी वैल्यू क्रेडिट 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 वाली ही हैं, तो सबका टोटल कर लेना, कितना हुआ, इसका टोटल हो रहा है 70, इसका टोटल हो रहा है 80, तो फिर 8 7 15, इसका टोटल होगा 1,50,000, है ना, 9 4 13 2 15। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। इसके ऊपर भी 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इसके ऊपर भी 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो टोटल यहाँ पर 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो माइनस कर दो, कितना बचा, 60,000, ये 70,000, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1,30,000। अब तुम्हें क्या करना है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस पर जाना ही मत। अभी क्या देखना कि टोटल लॉस कितना हो रहा है, 130 का। 130 का लॉस कैसे, ये तो सारे प्रॉफिट के पॉइंट थे। अरे प्रॉफिट के पॉइंट थे, लेकिन अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में ये सब लिखे गए होते तो प्रॉफिट कम हो गया होता। जब नहीं लिखे गए तो प्रॉफिट बढ़ गया, और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को चला गया। अगर पार्टनर्स को वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट ना मिलता तो 1,30,000 रुपये कम प्रॉफिट मिलता। इसका मतलब है जो भी वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी यहाँ की, है ना, ये क्रेडिट वैल्यू है तुम्हारी, कितनी क्रेडिट की वैल्यू ये बची एग्जैक्ट, तो ये लॉस होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners in their PSR, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, कुछ नहीं दिया गया, चलो मैं मान लेता हूं इक्वल है, कितना, 1:1 है, ओके। तो 1:30 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 65,000, 1,30,000, और ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो देखो अब यहाँ पर इसका डेबिट का बैलेंस कितना, 65, और इसका क्रेडिट कितना, 60 है। इसका मतलब इसका यहाँ, इसके यहाँ पर क्या है, लॉस है, कितने का, 5,000 का लॉस है। ये बैलेंस क्या इसका निकल आया, डेबिट, या तो फिर क्या कह सकते हो, ब्रैकेट में कर दो। इसके यहाँ 70 इसको होना चाहिए था, कितना है, 65, तो इसका बैलेंस है कितना, 5,000 का क्रेडिट। एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास कर दो, क्या, इसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, इसका डेबिट होना चाहिए, निकल भी आया है। चाहो तो इसको डेबिट और इसको क्रेडिट मेंशन भी कर सकते हो। तो साफ साफ है, एंट्री भी सोचनी नहीं। इसका डेबिट बैलेंस निकला, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट है, क्या नाम है, ए। एंट्री क्या पास करोगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000, ओके। समझ में आ गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करते हैं। देखो मैंने फॉर्मेट में पूरा एडजस्टमेंट कर लिया है, लास्ट में बैलेंस निकाल के जो भी एडजस्टमेंट हुआ उसको कर दिया, 5,000 रुपये इसको दे दिए, इससे ले लिए, बात बराबर हो गई।
ना किसी को कुछ और देना है, ना किसी से कुछ और लेना है। पार्टनरशिप में याद रखना सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट की जाती हैं, कहीं पर कैश का ट्रांजेक्शन मैक्सिमम टाइम में नहीं होता, रेयरेस्ट केस में कंडीशन होती है जहां पर कैश में एडजस्टमेंट की जाती है। अच्छा, पास सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करने जाओगे तो सेम वही पीएल एप्रोप्रिएशन वाली, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब क्या कह लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 50 और 40, मतलब अलग अलग जर्नल एंट्री तुमको वैसे ही पास कर लेनी है जैसे वहां पर पास करते थे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यही करते थे, कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, बी को सैलरी मिलनी थी, फिर से क्या करना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी अकाउंट। कितना मिलनी थी बीस को सैलरी, 40,000। उसके बाद में क्या, सी को मिलना है कमीशन, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कमीशन अकाउंट। कितना सी को कमीशन मिलना है, सी को नहीं, ए को कमीशन मिलना था, ए, सी तो है ही नहीं, 20,000 का कमीशन इनको मिलना है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को देना है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, टोटल एक ही साल लिख लेते हैं, कितना, 20,000 और 20,000। वैसे इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। ओके, अब काम देखो फिर से वही करना है, क्या देख करना है, पीएल एडजस्टमेंट देखो, डेबिट डेबिट डेबिट, कितने से, 90 40 20, 90 40 20 कितना हुआ, 9 4 13 तो 15, और क्रेडिट कितने से, 20,000 से, तो 1,50,000 से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, 20,000 से क्रेडिट हुआ है, बचा कितना, 31 से पीएल एडजस्टमेंट को क्या करना है, फिर से क्रेडिट कर दो। तो कैसे एडजस्ट करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 65 और 130। देखो यही वाला एडजस्टमेंट निकल के वहां पे आ जाएगा। तो अगर सेपरेट एंट्री पूछ रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री याद करना, एडजस्टमेंट की एंट्री याद मत करना। बस पीएल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन वर्ड हटा करके एडजस्टमेंट लगाना है। क्यों एडजस्टमेंट लगाना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आपने किया नहीं था, तो करंट ईयर में आकर के उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन वर्ड हटा के एडजस्टमेंट लगा देना, बाकी एप्रोप्रिएशन की ही सेम एंट्री पास करनी है। एप्रोप्रिएशन में बैलेंस बचता था, पार्टनर्स कैपिटल को दे देते थे, वहां पे लॉस हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल से ले लोगे। बात क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हम लोग समझते हैं चल करके गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में देखेंगे जाके तो इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, जैसे सपोज दैट किसी पार्टनरशिप में ना लॉस चल रहा है या फिर उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा नाम है मार्केट में, वो अगर आ जाए हमारे साथ में तो हमारी फर्म भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा नाम तुम्हारे साथ आकर के काम करने को तैयार होता है तो वो क्या कहेगा कि लॉस हो तो भी हम साथ में काम करेंगे, या फिर कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा तो हम साथ में काम करेंगे, नहीं, वो अपनी कंडीशंस पर आएगा। तो मोस्टली वो क्या बोलेगा कि हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। गारंटी दे सकते हैं कि ठीक है तुमको जितना प्रॉफिट तुम बता रहे हो उतना तुमको मिलेगा। हाँ, अगर कभी बाई चांस नहीं हुआ, उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो हम अपने शेयर से आपका प्रॉफिट पूरा कर देंगे। तो ये गारंटी रिमेनिंग सभी पार्टनर दे सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कोई भी एक पार्टनर किसी के फेवर में गारंटी दे सकता है। गारंटी का मतलब है जो गारंटीड
पार्टनर है उसको उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर एक कंडीशन में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है? बहुत सिंपल, वही पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेम वही बनता है, वही वाला। हाँ वही। क्या हो रहा है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बाई पीएल अकाउंट, बैलेंस कहाँ से लाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाते हो। सपोज दैट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, पार्टनर है ए बी सी। पार्टनर कौन है? ए बी सी, 3 पार्टनर है। पीएसआर, पीएसआर इनका है 5, 3 और 2, 5, 3 और 2, जिसमें बी गारंटीड है, बी गारंटीड है 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए। बी क्या है? बी ना ये गारंटीड है, गारंटीड ऑफ प्रॉफिट ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए ये गारंटीड है कि इसको 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना? 2 लाख का। यहां पे आओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ए बी सी में, तो ए को कितना मिल रहा है? आधा मिल जाएगा ए को, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। बी को कितना मिल रहा है? 10 से इसको डिवाइड कर लोगे तो 60,000 रुपये बी को मिल रहा है। और सी को कितना मिल रहा है? 40,000 रुपये मिल रहा है। अब गारंटी क्या है? बी को गारंटी है कितने की? 1 लाख रुपए की। और ये गारंटी ए अकेले भी दे सकता है, बी के साथ में मिलकर दे सकता है। हम अपने क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि ए और बी, ए और सी दोनों मिलकर के इसको गारंटी दे रहे हैं 1 लाख रुपए की। कौन कौन गारंटी दे रहा है? ए एंड सी। कितने की गारंटी दे रहे हैं? 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? इन 3:2, ऐसा ये मेंशन रहेगा। ओके, सी गारंटीड, सी ए एंड सी गारंटीड टू बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आओ, तो बी को कितना मिला? 60,000। मिलना कितना चाहिए था बी को? बी को मिलना चाहिए 1 लाख। मिल कितना रहा है? 60,000। डिफिशियंसी कितने की है? 40,000 की। इसको कौन बियर करेगा? ए और सी बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? तो 3:2, इसका मतलब हो गया 5। ओके, 5 से इसको क्रॉस करो, कितना आएगा? 8,000। इसका मतलब ए कितना देंगे? 24,000 रुपये ए देंगे, और सी कितना देगा? 16,000 रुपये सी देगा। बात समझ में आई? 40,000 की डिफिशियंसी है। इसको 3:2 में ए और सी बियर करेंगे, तो ए कितना? 3/5, 24,000, सी कितना? 16,000। अब कैसे यहाँ पे शो करोगे? क्या लिखोगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिल रहा है? 1 लाख। लेकिन यहां माइनस करोगे, गारंटी टू बी। बी को गारंटी में कितना दे रहे हैं? 24,000। तो इनको कितना मिलेगा? 76। टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीज का कैपिटल अकाउंट कितना है? 60,000। यहां से देखोगे 60,000, लेकिन ऐड करो गारंटी फ्रॉम ए 24,000 से, फिर ऐड करो गारंटी फ्रॉम सी कितनी? 16,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 1 लाख इसको मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद में टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना मिल रहा है? 40,000, लेकिन उसमें से माइनस कर दो गारंटी टू बी कितने की? 16,000 की गारंटी उसको दे रहे हैं, कितना बचेगा? 24,000। 2 लाख दोनों तरफ बराबर हो गया, अकाउंट हो गया आपका क्लोज।
बात समझ में आ गई? ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में अगर सपोज दैट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया होता तो ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर लेते, पार्टनर का सैलरी होता उसको मेंशन करते, कमीशन होता उसको मेंशन करते, उसके बाद में फिर हम क्या देखते कि 2 लाख में से ये सारी वैल्यू निकाल दिया तो फिर पार्टनर्स को कितना बच रहा है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये डिविजिबल प्रॉफिट का है। डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद देखोगे कि डिफिशियंसी गारंटीड प्रॉफिट के में डिफिशियंसी तो नहीं आ रही है। अगर डिफिशियंसी आ रही है तो उसको गारंटी देने वाले पार्टनर जो हैं वो बियर करेंगे गिवन रेशियो में। अच्छा सपोज दैट यहाँ पर बी को गारंटी थी 1 लाख की, लेकिन बी का शेयर ही हो जाता है 1,20,000, तो बात खत्म। गारंटी इस बात की है कि 1 लाख से कम का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर उससे कम हुआ तो बाकी जो हम दोनों लोग हैं वो मिलकर के 1 लाख पूरा कर देंगे। बात क्लियर हो गई है एकदम? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं। देखो ये वीडियो 1 शॉट में किया गया है तो हो सकता है कोई कुछ एक पॉइंट मिस हो गए हों। अभी इतना टाइम है नहीं कि आपके एग्जाम से पहले मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई कॉन्सेप्ट अभी छूट गया है, उस पर थोड़ा और डिटेल में बात होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं उस कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। यूज़फुल है या नहीं, या फिर कितना यूज़फुल है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।